हर कोई एक एपोकलिप्टिक सर्वाइवल गेम में पहुंच गया था। लोग सुपर पावर्स के लिए पागलों की तरह लड़ रहे थे। मैं अकेला ऐसा था जिसने अनलिमिटेड मनी चुना। सब लोग मुझ पर हंसे और मुझे बेवकूफ कहा। उन्होंने कहा कि एपोकलिप्स में कैश की कोई कीमत नहीं होगी, लेकिन उन्हें कुछ पता ही नहीं था। ज़ॉम्बीज नहीं थे, सुपर पावर्स वाले जिंदा इंसान कहीं ज्यादा खतरनाक सिस्टम की घोषणा गूंज उठी। हम 300 खिलाड़ियों को सीधे गेम में उतार दिया गया है। सिस्टम ने बताया कि हम सभी असल दुनिया में मर चुके थे। जिंदगी का दूसरा मौका पाने के लिए हमें इस एपोकलिप्टिक गेम के अंत तक जिंदा रहना होगा। फिर अगला चरण आया, स्टार्टिंग आइटम्स चुनने का समय। मैंने शेल्फ पर मौजूद चीजों पर सरसरी नजर डाली। ज्यादातर अलग अलग सुपर पावर्स थीं। बाकी खिलाड़ी उन्हें हथियाने के लिए पागलों की तरह लड़ रहे थे। मैं सीधे लिस्ट के आखिरी पन्ने पर गया। सबसे नीचे मुझे एक सिक्का दिखा जिस पर लिखा था एंडलेस वेल्थ। मैंने 2 बार नहीं सोचा, मैंने उसे तुरंत उठा लिया। मेरे क्लास मॉनिटर वांग टैंग, जो मेरे साथ ही अंदर आया था, ने माइंड कंट्रोल चुना था। मुझे वह सिक्का लेते देख वह मेरा मजाक उड़ाने से खुद को रोक नहीं पाया। मार्क, तुम्हें सच में पैसों की इतनी डेस्परेशन है? दुनिया खत्म होने वाली है, कैश तुम्हारा क्या भला करेगा? इससे पहले कि मैं कुछ जवाब देता, वह क्लास की सबसे खूबसूरत लड़की लियो रुयान की तरफ मुड़ गया। उसने एक ऐसी चीज चुनी थी जिसका नाम था द पावर ऑफ लव। मैं हर इंसान को अपने प्यार में पागल कर सकती हूँ, यहाँ तक कि ज़ॉम्बीज भी मुझ पर मोहित हो जाएंगे। सच्चे प्यार की सुरक्षा के साथ मैं तो पक्का जिंदा बचूंगी, उसने कहा। जब सभी आइटम्स चुन लिए गए तो सिस्टम फिर से बोला। उसने हर किसी एबिलिटीज को ट्रेन करने और आने वाले युद्ध की तैयारी के लिए 1 साल का समय दिया। एपोकलिप्स मोड आधिकारिक तौर पर 12 महीने बाद शुरू होने वाला था। सिर्फ एक विजेता इस गेम से बाहर निकल पाएगा। सिर्फ आखिरी जिंदा बचने वाला ही ग्रैंड प्राइज जीत सकता था। यह नियम सुनते ही हर किसी के चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। जिन लोगों ने टीम बनाने का प्लान किया था वे अब एक दूसरे को शक की नजरों से देखने लगे। इस सर्वाइवल गेम में कोई दोस्त नहीं था, हर कोई दुश्मन था। मैंने 1 सेकंड भी बर्बाद नहीं किया। मैं वहां से निकल गया और तुरंत अपना एपोकलिप्टिक सर्वाइवल प्लान शुरू कर दिया। वर्ल्ड मैप देखा। पैसिफिक ओशन में एक अलग थलग पड़े आइलैंड पर अपनी नजरें टिका दी। यह किसी फॉल्ट लाइन पर नहीं था, प्रमुख तूफानी क्षेत्रों से बाहर था। यहाँ एक प्राकृतिक समतल जगह थी। एयर स्ट्रिप बनाने के लिए एकदम सही थी और यह ऐसे पहाड़ों से घिरा हुआ था जो प्राकृतिक ढाल का काम कर सकते थे। बिलियन डॉलर फेंके और उस आइलैंड को सीधे खरीद लिया। मैंने कैजुअली उसका फ्यूचर आइलैंड रखा और दावा किया कि मैं इसे टूरिज्म के लिए डेवलप कर रहा हूँ। मैंने एक ही बार में 10 विशाल क्रूज शिप्स खरीदे, उन एनपीसीज के साथ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट साइन किए और सारा भारी मशीनरी और बिल्डिंग मटेरियल आइलैंड पर भेज दिया। मैंने एनपीसी एग्जीक्यूटिव्स से सख्त NDAs नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन करवाए, यहाँ तक कि उन्हें भी नहीं पता कि फ्यूचर आइलैंड असल में कहाँ है। क्रूज शिप्स के फ्यूचर आइलैंड पहुंचने के बाद वर्कर्स ने एक कच्ची हवाई पट्टी बनाना शुरू कर दिया। फिर मैंने हर जगह से कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को लाने के लिए 100 चार्टर्ड प्लेन्स बुक किए। उन वर्कर्स ने फ्यूचर आइलैंड को दुनिया की नजरों से छिपाए रखने के लिए दिन रात खून पसीना एक किया। मैंने पहले सिग्नल जैमर्स खरीद ली थे और सभी वर्कर्स के फोन जब्त कर लिए थे। मैंने आइलैंड पर 10 अल्ट्रा रीइंफोर्स्ड फोर्ट्रेसेस बनवाए। सारा मटेरियल टॉप ग्रेड और सबसे ऊंचे स्टैंडर्ड का था। इन्हें 12 रिक्टर स्केल के भूकंप को सहने के लिए बनाया गया था। हर किले का कैमोफ्लेज था। सैटेलाइट्स ऊपर से कुछ भी नहीं पकड़ सकती थी, लेकिन यह सब तो बस ध्यान स्मोक स्क्रीन था। असली डूम्सडे बंकर तो जमीन के नीचे था। यह अंडरग्राउंड न्यूक्लियर स्ट्राइक्स बायोकेमिकल अटैक्स को झेल सकता है, यहाँ तक कि वो सुरंग खोदने वाले ज़ॉम्बीज भी 5 मीटर मोटी सॉलिड स्टील को नहीं तोड़ पाएंगे। सतह वाले किलों से अंडरग्राउंड जाने के सीक्रेट पैसेजेस हैं, लेकिन ये रास्ते बहुत ही संकरे बनाए गए थे। एक बार में सिर्फ एक ही इंसान उनमें से गुजर सकता है। अंदर मेज जैसा है। अगर आप किस्मत वाले हुए और सही रास्ता ढूंढ भी लिया तो भी मेन दरवाजे तक पहुंचने का मतलब यह नहीं कि आप रास्ते में ट्रैप से बच जाएंगे। अगर एक रास्ता बम से उड़ा दिया जाता है तो मैं वापस सतह पर जाने के लिए दूसरे रास्तों का इस्तेमाल कर सकता हूँ। एनर्जी ही सब कुछ है। बिजली की सप्लाई की समस्या सुलझाने के लिए मैंने आइलैंड विंड टर्बाइंस लगाए, टाइडल और न्यूक्लियर पावर जनरेटर्स भी। पानी का इंतजाम करना भी आसान था। रेन वाटर कलेक्टर्स और सी वाटर डिसैलिनेशन सिस्टम्स लगाए, यहाँ तक कि ग्राउंड वाटर प्यूरिफिकेशन के उपकरण भी मंगवाए जो कयामत के दूषित पानी को पीने लायक बना सकते हैं। इसके साथ ही इंस्टेंट हाई टेम्परेचर स्टेरिलाइजेशन, इंस्टेंट लो टेम्परेचर स्टेरिलाइजेशन, अल्ट्रा वायलेट स्टेरिलाइजेशन और केमिकल स्टेरिलाइजेशन इक्विपमेंट्स भी थे। एक वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, विशेष रूप से सीवेज को संभालता फ्लडिंग को ध्यान में रखते हुए सभी वाटरप्रूफ बनाया गया। ब्लास्ट डोर्स बंद होने पर पूरी एयर टाइट हो जाते हैं। अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही मजबूत है। मैंने कई एयर प्यूरिफिकेशन सिस्टम्स लगाए हैं जिससे अंडरग्राउंड शेल्टर में हमेशा साफ और भरपूर हवा रहे। मैंने 1 ऑक्सीजन कैनिस्टर्स भी जमा कर लिए हैं, बस उस स्थिति के लिए जब मुझे खुद को अंडरग्राउंड शेल्टर में पूरी तरह सील करना पड़े। मैंने 12 कंपार्टमेंट्स बनवाए हैं। अगर 1 या 2 खराब हो जाए तो बाकी काम संभाल सकते हैं। हर कंपार्टमेंट का अपना एक खास काम है। उनमें से 3 कंपार्टमेंट्स में सबसे नई ऑटोमेटेड फार्मिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है जो सब्जियां उगाने, मछली पालने और मुर्गियां पालने में सक्षम है। मैंने 2 वेयरहाउस में इतना सामान जमा कर लिया है जो मेरे लिए 10 साल तक काफी रहेगा। दवाइयां, खाना और पानी। जब भी एनपीसीज को मेरे कंस्ट्रक्शन पर शक होता मैं बस उनका मुंह बंद रखने के लिए टिप्स के तौर पर पैसे फेंक देता। ईगल लैंड गया और भारी हथियार खरीदे जिनमें मोबाइल कॉम्बैट रोबोट्स, रिकॉनेसेंस ड्रोन्स शामिल थे। और चूंकि मैं इतनी भारी रकम चुका रहा था तो ब्लैक मार्केट के जरिए न्यूक्लियर वॉरहेड्स भी हासिल कर बे में मैंने न्यूक्लियर सबमरीन जेट छिपा रखा था। अंडरग्राउंड बंकर से सीधे सबमरीन डॉक तक जाने के टनल एबिलिटी वाले खिलाड़ियों को आइलैंड तक पहुंचने से रोकने के लिए मैंने असली आइलैंड की जगह आर्टिफिशियल रीफ्स लगवा दी। वहां से आने वाला कोई भी बड़ा जहाज चट्टानों से टकराकर शोर के करीब कोस्ट लाइन के चारों इलेक्ट्रिक फेंसिंग लगा दी और आसपास के पानी में मैंने एक्सप्लोसिव्स बिछा दिए। रेडार सिस्टम्स भी लगा दिए ताकि आइलैंड के करीब आने वाली किसी भी चीज का पता लगाया जा सके और उसे समय रहते तबाह किया जा सके। मैंने आसमान में एक इलेक्ट्रिक ग्रिड खड़ा कर इन्फेक्टेड पक्षी आइलैंड पर न उतर सके। सिर्फ 1 साल में आइलैंड का डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से काम करने लगा था। बेशक अपने दुश्मनों को भटकाने के लिए मैंने दुनिया भर टूरिज्म साइट्स बनाने का एक बड़ा नाटक भी किया ताकि उन खिलाड़ियों को भनक न लगे। वे रिसोर्ट्स असल में बैकअप लोकेशंस थे। मैं बिना फ्यूल भरवाए वहां उड़कर जा सकता था।
आखिरी बैच के एनपीसीज को वापस भेजने के बाद आइलैंड पर सिर्फ मैं ही बचा था। मैंने एक स्पेस एक्सप्लोरेशन कंपनी को खरीद लिया और 6000 सैटेलाइट्स का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया ताकि इंटरनेट कनेक्शन चलता रहे। उस एक साल के दौरान मैंने दुनिया एयरलाइंस शिपिंग कंपनीज को खरीद लिया था। फिर आखिरी हफ्ते में मैंने सभी प्लेन्स और शिप्स को तबाह करने का आदेश दे दिया। पूरी दुनिया जानती थी कि सबसे अमीर आदमी ने लंबी दूरी के ट्रांसपोर्टेशन को तबाह कर दिया है। सभी एनपीसीज को लगा कि वह पागल हो गया है। सिर्फ खिलाड़ियों को समझ में आया ग्लोबल टाइकून उनका ही कंपटीशन था। खिलाड़ियों, चैट इंटरफेस नोटिफिकेशन पॉपअप हुआ। वांग तांग ने मुझसे पूछा, मार्क, वह ग्लोबल टाइकून तुम ही हो, है ना? वही इकलौता था जिसने इन्फिनिट वेल्थ चुनते देखा था, लेकिन मैंने उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। एक हफ्ते बाद एपोकलिप्स आ गई। जिन खिलाड़ियों एबिलिटीज मैक्स आउट कर लिया था वे एक्शन के लिए तैयार थे। पब्लिक स्क्रीन पर 300 खिलाड़ियों के नाम और आईडीज दिखाई दिए। मैं नंबर 99 था, वांग तांग नंबर 61 था, लिu रुयान नंबर 101 थी। अटेंशन, अपोकैलिप्स से शुरू हो चुका है। ये गेम तब तक चलता रहेगा जब तक कि सिर्फ एक खिलाड़ी न बच जाए। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि अपोकैलिप्स से दुनिया भर में होने वर्ल्ड वाइड डाउनपोर के साथ शुरू होगा। कई दिनों की लगातार बारिश फ्लडिंग ला दी। फ्यूचर आइलैंड पर भी असर पड़ा, लेकिन आइलैंड इतना छोटा था कि 2 दिन बाद बादल आगे बढ़ गए। मुझे अपने अंडरग्राउंड बंकर में छिपने तक का समय नहीं मिला। एबिलिटी यूजर्स पूरी तरह से हैरान रह गए थे। वे इस दुनिया ब्रोक आए थे। पूरा साल वे पैसे कमाने के लिए संघर्ष करते हुए अपनी शक्तियों को ट्रेन कर रहे थे। उनका संघर्ष तो बताने की जरूरत ही नहीं है। जो सप्लाई उन्होंने जमा की थी वह पैथेटिक थी। सिर्फ कुछ ही खिलाड़ियों ने जुर्म करने के लिए अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया था। विला हथियाने में कामयाब हुए थे। उन्होंने बेसमेंट में एक शेल्टर बनाया था। बांट ने सबसे पहले बेसमेंट पर ही हमला किया। उनकी सारी सप्लाई बर्बाद हो गई। पूरा का पूरा विला बांट में निगल लिया गया। कुछ खिलाड़ियों अंडरग्राउंड गैराजेस में शेल्टर बनाए थे। वे भी पूरी तरह डूब गए। ऊंचे फ्लोर वाले शेल्टर अब भी के लिए सुरक्षित थे, लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। अंडरग्राउंड खिलाड़ियों की पहले से ही कम सप्लाई धीरे धीरे खत्म होने लगी। हर कोई घबराने लगा। इस बीच स्नैक्स चबा रहा था और लाइव स्ट्रीम देख स्ट्रीमर पर्दों के पीछे छिपा हुआ था और चुपके से सड़क के पार वाली बिल्डिंग की रिकॉर्डिंग कर रहा था। एक खिलाड़ी सप्लाई लूटने के लिए अपनी फायर पावर का इस्तेमाल कर रहा था। भाइयों, ये कोई स्पेशल इफेक्ट्स नहीं है, न कॉस्प्ले। यह एक असली एबिलिटी यूजर है। वह कॉम्प्लेक्स में सिक्योरिटी गार्ड हुआ करता था। अब वह दरवाजों को जलाकर पिघला रहा है। यह उसकी तनवीन डकैती है। चैट में कमेंट्स की बाढ़ आ गई थी। तो एबिलिटी यूजर सच में होते हैं क्या? इसका मतलब है कि अपोकैलिप्स से आ गया है? स्ट्रीमर संभल कर। जैसे ही वह उस बिल्डिंग का काम तमाम करेगा, उसका अगला निशाना तुम्हारी बिल्डिंग होगी। क्या फायर पावर भरोसेमंद है? फायर पावर वाले खिलाड़ी की किसी ने एनपीसीज को टिप दे स्वॉट कमांडोज का एक रेस्क्यू बोट्स में कॉम्प्लेक्स में घुसाया। उन्होंने बंदूकें तानकर बिल्डिंग को घेर लिया। स्ट्रीमर एक्साइटमेंट से कांप रहे थे। गाइज, मैं पहली बार गन फाइट देख रहा हूँ। इस गार्ड की आंख तो कमाल की है। उसने कुछ ही सेकंड्स में स्टील के गेट को पिघला दिया। स्वेट टीम बिल्डिंग में घुस गई। गोलाबारी बहुत तेज थी। अचानक छत से एक आकृति उड़ती हुई निकली और सीधे बाढ़ के पानी में जा गिरी। कुछ ही देर बाद ग्लोबल चैट पर उस खिलाड़ी ग्रे होते देखा। इसका मतलब था कि वह खिलाड़ी मर चुका था। ठीक उसी वक्त चैट विंडो में वांग तांग ने मुझे फिर से मैसेज किया, मार्क, चलो टीम बनाते हैं। देखो, हम पुराने क्लासमेट्स हैं। हमारे नंबर भी एकदम आसपास हैं। अगर हम टीम बना लें तो हम पक्का अंत तक पहुंचेंगे। वह बेशर्मी से मुझे वीडियो रिक्वेस्ट भेजता रहा, लेकिन इग्नोर करता रहा। अगर मैंने उसके साथ टीम बना ली और हम ही आखिरी 2 बचे, तो वह मुझे मारने और अकेले जीतने के लिए माइंड कंट्रोल का इस्तेमाल करेगा। क्या वह मेरी बुद्धिमानी को कम आंक रहा था या खुद को ज्यादा होशियार समझ रहा था? पानी और बिजली कट चुकी थी। खाना खत्म हो रहा था। 3 महीने की बाढ़ ने एनपीसीज की सारी उम्मीदें कुचल दी थीं। आखिरकार कुछ लोग यह सब बर्दाश्त नहीं कर पाए। डेस्परेट रिस्क्स उठाने लगे। हर जगह लूटपाट और आगजनी करने लगे। जिंदा बचने का रास्ता ढूंढने के लिए खिलाड़ी भी भीड़ में मिल गए थे, लेकिन एबिलिटीज को छिपाकर नहीं रखा जा सकता था। हायर अप्स का ध्यान खींच लिया। उन्होंने एबिलिटी यूजर्स को पकड़ने का सीधा आदेश जारी कर दिया। जो भी पकड़ा जाता रिसर्च फैसिलिटीज में भेज दिया जाता। 1 महीने के अंदर 30 खिलाड़ियों के नाम पब्लिक स्क्रीन पर आ गए। अचानक खिलाड़ी डरे हुए पक्षियों की तरह हो गए थे। हर कोई खौफ में था। इस बीच मैं एक बिल्कुल ही अलग दुनिया में जी रहा था। अपनी सब्जियों को चेक कर रहा था, अपनी हवेली में गेम खेल रहा था, पूल में तैर रहा था। फ्यूचर आइलैंड तो पैराडाइज था। मैं एक बहुत ही शानदार जिंदगी जी रहा था, लेकिन अच्छे दिन ज्यादा नहीं टिकते। आखिरकार किसी ने मेरे साथ धोखा कर ही दिया। किसी वर्ल्ड चैट पर गुमनाम तरीके से पोस्ट किया, खिलाड़ी 90 साइन दुनिया का सबसे अमीर इंसान है। उसने अपोकैलिप्स से पहले पक्का शेल्टर्स बनाए होंगे। प्लेयर 99 को ढूंढो और हर कोई जिंदा बचेगा। लंबे समय से खामोश वर्ल्ड चैट अचानक फट पड़ी। प्लेयर 99, सामने आओ। तुम अकेले मजे कर रहे हो जबकि हम सैकड़ों लोग यहाँ तड़प रहे हैं। इतना क्रूर और शातिर। हाँ, ऐसे खिलाड़ियों को खत्म कर दो। 99 को ढूंढो और हम सब जिंदा बचेंगे। सब लोग हमला करो। सभी खिलाड़ी पागल हो गए। वे मुझे जिंदा नोच खाने के लिए बेताब थे। मैं बस शांति से छिपकर रहना चाहता था, लेकिन तुम्हें मुझे सबके सामने लाना ही था। मैंने वर्ल्ड चैट में एक मैसेज भेजा, सब लोग शांत हो जाओ। मैं प्लेयर 99 हूँ। तुम्हें शेल्टर चाहिए? मैं तुम्हें शेल्टर दे सकता हूँ, लेकिन मैंने सिर्फ 4 देशों में शेल्टर बनाए हैं। ड्रैगन, ईगल, हांस कैंगरू, और हर शेल्टर में ज्यादा से ज्यादा 20 लोग ही आ सकते हैं। मैंने वर्ल्ड मैप पर 4 जगह मार्क कर दी। तुम लोग 200 से ज्यादा हो। तुम सब तो इसमें फिट नहीं आ सकते। फिर भी मैं तुम्हें शेल्टर का पासवर्ड दे दूंगा। जो पहले आएगा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड। मेरे पीछे मत आना। जैसे ही मैंने पासवर्ड डाला, हर खिलाड़ी पागलों की तरह भाग पड़ा। अगर वे शेल्टर तक पहले पहुंच गए तो वे बाढ़ से बच जाएंगे। रातों रात कुछ खिलाड़ी पहले ही पहुंच चुके थे। ज्यादातर स्पीड बेस्ड एबिलिटीज थीं। शेल्टर ऊंची जगह पर बनाए गए थे जो बाढ़ के पानी से सुरक्षित थे। जब उन्होंने दरवाजे खोले और अंदर गए तो यह जन्नत में कदम रखने जैसा था। आखिर मैंने ये चारों लेविश बनवाए थे। इनमें हर वह सुविधा थी जो आप सोच फ्रीजर्स फ्रोजन फीस्ट से भरे हुए थे। खिलाड़ी 58 ने गर्व के साथ वर्ल्ड चैट पर लाइव स्ट्रीमिंग शुरू कर दी। शेल्टर से यह उम्मीद नहीं थी। कभी नहीं सोचा था कि यह इतना शानदार होगा। पैसा सच में खुशियां खरीद सकता है। अंदर स्टेक और मटन खा रहे थे, रेड वाइन पी रहे थे। मेज स्वादिष्ट पकवानों से भरी हुई थी। खिलाड़ी 58 ने कहा कि 12 लोग पहले से ही अंदर थे। उन्होंने ड्रैगन किंगडम शेल्टर लॉकडाउन करने के लिए वोट रिसोर्सेज सीमित थे। अब कोई और अंदर नहीं आ रहा था। बाकी खिलाड़ी अभी भी रास्ते में थे। लाइव स्ट्रीम देखकर उनका दिमाग खराब हो गया। शेल्टर के बाहर खिलाड़ियों की लहरें लगातार पहुंचती जा रही थीं।
बाढ़ में डूबने या भूखों मरने से तो अच्छा था कि लाइफलाइन को कैसे भी करके हथियाना ही था। जिंदा सर्वाइवल इंस्टिंक्ट ने उन्हें बेताबी की हद तक धकेल दिया था। उन्होंने अंदर वालों से गिड़गिड़ाकर कहा कि वे दरवाजे खोलें, उन्हें अंदर आने दें, लेकिन अंदर के खिलाड़ियों ने पहले ही डेड बोल्टेड कर दिया था। बाहर वाले चाहे दरवाजों और दीवारों पर कितना भी पीट लें या अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर लें, सील्ड हो चुके प्रवेश द्वार को जरा सा भी हिला नहीं पाए। जब अंदर वाले जश्न मना ही रहे थे, मैं अचानक चैट पर पॉपअप हुआ और बोला, क्या उसमें 20 लोगों की जगह नहीं थी? क्या 8 लोग और अंदर नहीं आ सकते? मेरे पास एक ओवरराइड कोड है। दरवाजे लॉक होने पर भी मैं अंदर घुस सकता हूँ। हिडन डोर साउथ ईस्ट में है। दीवार के बेस पर डेकोरेटिव ब्रिक है, उसे घुमाओ और गुप्त दरवाजा खुल जाएगा। बाहर खड़े खिलाड़ी पागलों की तरह उस गुप्त दरवाजे की तरफ दौड़े। उन्होंने उस डेकोरेटिव ईंट को घुमाया, वह पुरानी डेकोरेटिव ईंट, और पुरानी दीवार में सच में एक गुप्त दरवाजा प्रकट हो गया। खिलाड़ी अंदर घुसने के लिए पागलों की तरह एक दूसरे से भिड़ गए। उन आखिरी 8 जगहों के लिए लड़ रहे थे। एक कमजोर सी दिखने वाली लड़की थोड़ी धीमी थी और पीछे छूट गई थी। तभी उसके वाइन्स फूट पड़ी और आगे की भीड़ पर पागलों की तरह वार करने लगी, जिससे एक साथ कई खिलाड़ी गिर ब्लेड एबिलिटी वाले एक खिलाड़ी ने जल्दी से अपने पैरों के नीचे की बेलों को काट दिया, फिर मुड़ा और विंड ब्लेड फायर किया। वाइन प्लेयर का गला कट गया। ब्लेड प्लेयर सबसे पहले दरवाजे तक पहुंचा, ओवरराइड कोड डाला और गेट खुल गया। वह खुशी से अंदर भाग गया। उसके ठीक बाद एक और खिलाड़ी लाइटनिंग स्ट्राइक का इस्तेमाल करके पूरी भीड़ को गिरा दिया। वह दूसरा खिलाड़ी भी गेट से अंदर घुस गया, लेकिन जैसे ही तीसरा खिलाड़ी एंट्री के पास पहुंचा, जमीन पर गिरे एक खिलाड़ी ने उसका पैर पकड़ लिया। गिरे हुए खिलाड़ी ने एक डरावनी मुस्कान दी और जर से सने हुए नाखून उसके जांघ में घुसा। वेनम खिलाड़ी बमुश्किल उठकर गेट से भागने ही वाला था कि पीछे से एक स्टील जैसे कठोर हाथ ने उसके सीने को पार कर दिया। एक एक करके सैंक्चुअरी के प्रवेश द्वार पर मरते गए। जिंदा रहने की इच्छा ने उनके अंदर की इंसानियत की आखिरी बूंद भी छीन ली थी। तो सिस्टम ने जो एबिलिटीज दी थी वे ज़ॉम्बीज से लड़ने के लिए नहीं थी, वे इसलिए थी ताकि वे एक दूसरे को मार सकें। सैंक्चुअरी के अंदर वाले खिलाड़ी अब शांत नहीं बैठ सकते थे। उन सभी के रैपिड मूवमेंट की क्षमताएं थीं, लेकिन साफ तौर पर उनके पास असली फाइटिंग पावर नहीं थी। अगर वे गेट सील करके बाहर के कॉम्बैट स्टैट्स वाले खिलाड़ियों को अंदर आने देते हैं, तो क्या वे सिटिंग डक्स नहीं बन जाएंगे? ब्लेड और लाइटनिंग वाले खिलाड़ी जो अभी अभी अंदर घुसे थे, वे यह बात समझ गए। उन्होंने जल्दी से टीम बनाई और बाहर के खिलाड़ियों पर हमला करना शुरू कर दिया। ठीक उसी वक्त पब्लिक स्क्रीन पर संख्या तेजी से बढ़ने लगी। खिलाड़ियों की मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा था। ह्यूमन नेचर हर जगह एक जैसी ही होती है। बाकी तीनों सैंक्चुरीज में भी इसी तरह की खूनी डेथ मैचेस छिड़ गई थीं। सर्वेलेंस फीड्स में मैं वांग तांग को कहीं नहीं देख पाया। वैसे भी वह कभी किसी सैंक्चुरी में जाता ही क्यों? किस्मत से वांग तांग ने उसी वक्त मुझे मैसेज किया, मार्क हमें देखो, एलाइड नहीं किया, फिर भी हम कितनी अच्छी तरह मिलकर काम कर रहे हैं। हम एलाइज बनने के लिए ही पैदा हुए हैं। क्या तुम्हें मेरी पहचान उजागर करने में जरा भी शर्म नहीं आई? मुझे खतरे में डालना ये सब तुम्हारा किया धरा था। मैंने जवाब दिया, इतने नाराज मत हो। उसने कहा, अगर मैंने वह प्लान नहीं बनाया होता तो हम उन खिलाड़ियों को उनकी मौत के मुंह में कैसे भेज पाते? तुम्हें मेरे कंपटीशन को साफ करने के लिए मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। जब हम बात कर रहे थे, सैंक्चुरी पूरी तरह भर चुकी थी। गेट अपने आप सील हो गया। बाहर खून की नदियां बह रही थीं। जो लोग अंदर नहीं जा पाए थे, वे अभी भी बेकार में संघर्ष कर रहे थे। अंदर वाले खिलाड़ी जश्न मना रहे थे। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उनके साथ क्या होने वाला था। मैं मुस्कुराया। ये क्या हो सकता है? मैंने मुस्कुराते हुए वांग तांग से कहा, यह अफसोस की बात है कि तुम सैंक्चुरी में नहीं हो। यह कहते ही मैंने एक बटन दबा दिया। एक ही पल में अंदर दबाए गए एक्सप्लोसिव्स फट गए। शॉकवेव ने शेल्टर के बाहर बचे हुए खिलाड़ियों को भी चीर कर रख दिया। धमाके के बाद खिलाड़ियों की संख्या 116 कम हो गई। सिर्फ 51 खिलाड़ी बचे थे। काफी देर बाद वांग तांग ने आखिरकार मुझे एक मैसेज भेजा, मैंने तुम्हें असिस्ट के लिए शुक्रिया, वरना इतने सारे खिलाड़ियों को एक शेल्टर में इकट्ठा करना लगभग नामुमकिन था। जो खिलाड़ी बिना प्लेन या शिप के फ्यूचर आइलैंड तक पहुंच सकते थे, वे अब खत्म हो चुके थे। मैं पिछले 1 साल से यही प्लान कर रहा था कि उन्हें एक साथ कैसे खत्म किया जाए। वे शेल्टर्स ही उनकी कब्रें बन गए। शेल्टर के धमाकों की खबर इतनी जल्दी न्यूज में नहीं आ सकती थी। बाकी बचे खिलाड़ियों को कोई अंदाजा नहीं था कि क्या हुआ है, लेकिन वांग तांग को तुरंत पता चल गया, जिसका मतलब था कि वह दूर से सब कुछ देख रहा था। तभी सिस्टम ने मुझे एक मैसेज भेजा, किल्स वाला खिलाड़ी बनने पर बधाई, आपको एक एक्स्ट्रा रिवॉर्ड मिलता है। मैं मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। देखो, इस अपोकैलिप्स में जीत सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की ही होती है। 4 महीने बाद बाढ़ का पानी धीरे धीरे कम हुआ और डूबी हुई जमीन फिर से दिखाई देने लगी। सबने राहत की सांस ली। यह सोचकर डिजास्टर अब खत्म हो चुकी है, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि बाढ़ अपने प्लेग भी लेकर आई थी। कई मरे हुए एनपीसीज ज़ॉम्बीज में बदल गए। फर्स्ट स्टेज अपोकैलिप्टिक फ्लड को पार करने वाले 101 खिलाड़ियों को बधाई। अगला है दूसरा चरण अपोकैलिप्टिक ज़ॉम्बीज। आखिरकार अब एबिलिटीज के चमकने का समय आ गया, सो कॉल्ड नंबर 99। तो अब मरा हुआ ही समझो। उसी पल लियू रुयान ने मुझे एक प्राइवेट मैसेज भेजा, मार्क तुम्हारे एबिलिटी नहीं है, तुम ज़ॉम्बी अपोकैलिप्स में जिंदा नहीं बच पाओगे। अगर तुम मुझे थोड़ी सप्लाई दे दो और अपनी लोकेशन बता दो तो मैं आकर तुम्हारी रक्षा कर सकती हूँ। मैंने धीरे से एक क्वेश्चन मार्क टाइप किया। मेरी शक्ति को कम मत आंकना, मैं पूरी तरह से इसी वजह से बाढ़ से बच पाया हूँ। मुझे बेशक पता था कि वह कैसे जिंदा बची लव जगाने वाली अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके अपने पड़ोसियों से सप्लाई ठग ली थी। रेस्क्यू टीम आई तो सबसे पहले उसी को बचाया गया था। यह सब सोचकर मैंने जवाब दिया, सॉरी मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। वैसे भी लियू रुयान का यह जानना कि मैं ही सबसे अमीर आदमी हूँ कोइंसिडेंस नहीं था। कॉन्टिनेंट ज़ॉम्बी वायरस फैल गया। चूंकि मैंने प्लेन्स और शिप्स पहले ही तबाह कर दिए थे, जिससे प्रशांत महासागर, पैसिफिक आइलैंड नेशंस, एंटार्क्टिका तक जाने ट्रांसमिशन रूट्स कट गए थे। बेसिक ज़ॉम्बीज से निपटना मुश्किल नहीं था, लेकिन वायरस बहुत ही तेज रफ्तार से फैल रहा था। बार बार फैलने के बाद म्यूटेशंस दिखने लगे। बिल्कुल वैसा ही प्रेडिक्ट किया स्मार्ट ज़ॉम्बीज और सुपर पावर्स वाले ज़ॉम्बीज चुपचाप सामने आने लगे। जब तक कोई ज़ॉम्बी किसी एबिलिटी यूजर का मांस खाता था, उसे उनकी शक्तियां मिल सकती थीं। खिलाड़ियों को समझ आ गया अलायंसेस के वे मर जाएंगे, इसलिए उन्होंने एक साथ मिलकर ज़ॉम्बीज के हमलों को रोकने बेसेस बनाना शुरू कर दिया। लेकिन ये बेस सिर्फ ज़ॉम्बीज से ही नहीं लड़ते थे, वे एक दूसरे से भी लड़ते थे। सप्लाई और जिंदगियों के लिए भिड़ते रहते थे।
ज़ॉम्बी वायरस को देखते हुए मुझे फ्यूचर इन्फेक्टेड मछलियों को पहुंचने से रोकने के लिए समुद्र में स्टील नेट्स लगाने पड़े। आसमान में इलेक्ट्रिक ग्रिड्स लगा दिए गए थे जिससे पक्षियों को उतरने से रोका जा सके। सूरज की रोशनी कुछ मध्यम सी लग रही थी। बारिश के दिनों में मैं अपने अंडरग्राउंड बंकर में छिप जाता था। जब मशीनों से टेस्टिंग के कंफर्म हो जाता कि बारिश का पानी साफ है, तभी मैं बाहर निकलने का जोखिम उठाता था। मेरे ऊपर ज़ॉम्बी वायरस का बस इतना ही असर पड़ा था। जमीन लैंड बेस्ड नेटवर्क्स बहुत क्रैश हो चुके थे। एनपीसी संदेश भेजने के लिए सिर्फ रेडियो का इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन मैं उन पुरानी कबाड़ चीजों से कोई मतलब नहीं रखता था। मेरे ऊपर मौजूद हजारों सैटेलाइट्स मुझे रियल टाइम में देखने की इजाजत देते थे। मुझे पहले से ही अंदाजा था कि पक्षी इस वायरस को फैलाएंगे। जब वायरस कमजोर द्वीपीय देशों में पहुंचा तो पूरा का पूरा द्वीप एक ही झटके लिविंग हेल बन गया। खिलाड़ियों की संख्या एक एक करके गिरती रही। इस बार यह संख्या 30 तक पहुंच गई। लेकिन ठीक उसी वक्त एक म्यूटेटेड बर्ड ज़ॉम्बी फ्यूचर आइलैंड के पानी के ऊपर से उड़ा। जैसे ही वह इलेक्ट्रिक ग्रिड से टकराया, हाई वोल्टेज से तुरंत जलकर राख हो गया, लेकिन फेदर ग्रिड के बीच की खाली जगह से नीचे गिर गया। जमीन पर गिरने से पहले ही रोबोटिक डॉग ने उस पर फायर जेट से हमला किया और उसे राख कर दिया। वह पक्षी पक्का प्रशांत महासागर के दूसरे द्वीपों से उड़कर आया होगा। उस दिन के बाद से पक्षियों के बड़े बड़े झुंड हर दिन फ्यूचर आइलैंड के ऊपर से गुजरने लगे। इलेक्ट्रिक ग्रिड पक्षियों की लाशों से भर गया था। रोबोट्स पूरे आइलैंड पर पेट्रोलिंग करने, पक्षियों की लाशों को जलाने और ग्रिड को साफ करने स्वैम्प्ड रहते थे। अगर फ्यूचर आइलैंड की हालत इतनी खराब थी तो आप सोच ही सकते हैं कि बाकी जगहें कैसी होंगी। मैंने समुद्र के किनारे डेली बीच वॉक छोड़ दी और हमेशा के लिए अंडरग्राउंड बंकर में शिफ्ट हो गया। न्यू ईयर्स है, लेकिन दुनिया में किसी का भी जश्न मनाने का मन नहीं है सिवाय मेरे। मैं अपना न्यू ईयर्स डिनर खा रहा था और अपोकैलिप्सिस से पहले का आखिरी स्प्रिंग फेस्टिवल गाला देख रहा था। मैंने अपने पुराने परिवार के बारे में सोचा, लेकिन अब मैं ही अकेला बचा था। अंदर से खालीपन महसूस न करना मुश्किल था। मुझे वापस जाना ही था। मुझे आखिरी लास्ट वन स्टैंडिंग बनना ही था। मैंने अपने न्यू ईयर डिनर की एक फोटो क्लिक की और वांग तांग को भेज दी। 1 मिनट बाद वांग तांग ने मेरी फोटो वर्ल्ड चैट पर पोस्ट कर दी। मैं सोच ही सकता था कि कैसे खिलाड़ी इसे देखकर पागल हो गए होंगे। गुस्से से भरे कमेंट्स की बाढ़ आ गई। प्लेयर 99 बहुत मजे में जी रहा है। लानत है, हमें एक वक्त का गर्म खाना भी नसीब नहीं हो रहा और उसके पास पूरा पकवान सजा है। ज्यादा घमंड मत कर। अगर मैंने तुझे ढूंढ लिया तो तुझे जान से मार दूंगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैं इंतजार करूंगा अगर तुम मुझे ढूंढ पाओ। मैंने अपना कंप्यूटर खोला और उन 30 प्रोफाइल्स निकाली जिन्हें मैंने इकट्ठा किया था। उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि अपोकैलिप्सिस से पहले ही मेरी नजरें हर जगह थीं। मेरे मर्सनरीज ने दुनिया भर में बिखरे हुए खिलाड़ियों को ढूंढ निकाला था और उन पर लंबे समय तक निगरानी रखी थी। मैं हर खिलाड़ी की शक्तियां और कमजोरियां जानता था। अपोकैलिप्स से आने के बाद मर्सनरीज मेरे द्वारा जमा की गई सप्लाई के दम पर जिंदा बचे थे। वे मेरे लिए काम करते रहे और मैंने उनके लिए अनलॉक कर दी। पैसा ही दुनिया को चलाता है। अपोकैलिप्स में सप्लाई ही करेंसी थी। मेजर पावर्स उभर कर सामने आई थी। द मिलिट्री। उनके पास हथियारों का एक बड़ा जखीरा और एक ऐसा बेस था जिसे भेदा नहीं जा सकता था। वांग तांग ने माइंड कंट्रोल का इस्तेमाल कमांड अपने हाथ में ले ली थी। ज़ॉम्बीज थे, उनके बीच ज़ॉम्बी किंग उभर आया था। वह एबिलिटी यूजर्स, ज़ॉम्बीज और खिलाड़ियों को मारकर ताकत हासिल कर रहा था। लियू रुयान उस ज़ॉम्बी किंग के साथ थी, बिलवेड कंपेनियन बनकर। गैंग्स थी। वायरस फैलने से पहले ही खिलाड़ी एक होवनवरी इस दुनिया के सबसे खतरनाक और उथल पुथल वाले देश में पहुंच गया था। अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उसने गैंग्स को अपने अंडर में कर लिया था। गैंग्स आम नागरिकों को लूटकर अपनी ताकत बढ़ा रहे थे। बाकी बचे 26 खिलाड़ी फैक्शंस में शामिल हो गए थे। खिलाड़ी 100 ग्रेविटी को कंट्रोल करने की शक्ति थी, जो कि बहुत ही ताकतवर थी। 1-on-1 कॉम्बैट में कोई भी खिलाड़ी उसे हरा नहीं सकता था। फिर भी सच तो यह था कि गैंग्स वीकेस्ट फोर्स थे। स्टाइलस से प्लेयर 1.28 एवेटार पर टैप किया। सबसे पहले तुम्हारा ही नंबर आएगा। तभी सिस्टम का अलर्ट फिर से गूंज उठा। 30 खिलाड़ी जिंदा, डिफिकल्टी बढ़ रही है। लेवल 3 द फ्रोजन कॉन्टिनेंट में प्रवेश। कोई ब्रोकन डाउन। अपोकैलिप्सिस को 1 साल 5 महीने हो चुके हैं। सबकी सप्लाई खत्म हो रही है। एक आइस एज और इस ग्रह पर हर कोई मर जाएगा। लियू रुयान ने मुझे चुपके से मैसेज किया, मार्क अपने मैसेज चेक करो। मार्क, जल्दी ही इस ग्रह पर सिर्फ ज़ॉम्बीज ही जिंदा बचेंगे और मैं भी जिंदा बचूंगी। तुम मुझे रिजेक्ट करने पर पूरी जिंदगी पछताओगे। फिर उसने ज़ॉम्बी किंग के साथ अपनी एक फोटो भेजी। इसे देखकर मैंने मजाक स्नियर्ड। अगर ऐसा है तो मैं लव बर्ड्स को एक साथ ही मौत के घाट उतार दूंगा। आइस एज प्लेनेट को अपनी चपेट में ले लिया। यहाँ तक ट्रॉपिकल आइलैंड भी इससे बच नहीं पाया। फ्यूचर आइलैंड पर एक ब्लिजर्ड आया। हवा में पावर ग्रिड इसका सबसे पहला शिकार हुआ। विंड और टाइडल पावर प्लांट्स को भी भारी नुकसान पहुंचा। खुशकिस्मती से अंडरग्राउंड किले का बैकअप न्यूक्लियर प्लांट अभी भी चल रहा था। गैंग्स टूटे। उन्होंने नागरिकों रिसोर्सेज लूट ली थी। उनके अंदर की अनबन बढ़ने लगी। लगातार झगड़े होने अवेकेंड प्लेयर्स एक एक करके मरने लगे। वर्ल्ड चैनल के जरिए प्लेयर 128 को प्राइवेट मैसेज किया, क्या ख्याल है हम दोनों टीम बना लें? मैंने तुम्हारे इलाके में हर जगह सप्लाई गार्ड रखी है, उन तक पहुंचो और तुम जिंदा बच जाओगे। प्लेयर 128 ने थोड़ी ही देर बाद जवाब दिया, तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम पर भरोसा क्यों करूं? मैं चाहता हूं कि तुम ज़ॉम्बी किंग को खत्म करो। साइंटिस्ट टीम ने ज़ॉम्बीज क्योर तैयार किया है, बस इसे स्प्रे करो और वे गायब हो जाएंगे। मैंने आगे कहा, जैसा कि तुम्हें पता है मेरा कॉम्बैट स्टैंड 0 है। ये सब सोचने के बाद 30 अवेकेंड प्लेयर्स में तुम सबसे ताकतवर हो। सिर्फ तुम ही यह कर सकते हो। हम इंसान ठंड से डरते हैं, ज़ॉम्बीज नहीं डरते। यह जितना लंबा खींचेगा उनके जीतने के चांस उतने ही बढ़ेंगे। मेरे पास कितनी भी सप्लाई क्यों ना हो, एक दिन वह भी खत्म हो जाएगी। तब ज़ॉम्बी किंग के साथ वाली प्लेयर 1/1 फाइनल विनर बन जाएगी। ज़ॉम्बी किंग बहुत ताकतवर है। इलाज के बिना कोई भी अवेकेंड प्लेयर उसे नहीं मार सकता। मेरे पास इलाज है, तुम्हारे पास शक्तियां हैं। चलो टीम बनाते हैं और ज़ॉम्बीज को खत्म करते हैं। 128 का भरोसा जीतने के लिए मैंने कुछ सप्लाई के साथ ज़ॉम्बी क्योर की खेप डिलीवर करने के लिए अपने मर्सेनरीज भेजे। गैंग्स ने उस क्योर को एक ज़ॉम्बी पर इस्तेमाल किया। ज़ॉम्बी दर्द से चीखते हुए खून के एक तालाब में पिघल गया। उनका प्यूरिफाई हो गया। 128 लालच टेम्प्टेड। अगर सिर्फ वह और मैं इस दुनिया में बचे तो मुझे मारना उसके लिए बहुत आसान होगा। उसके लिए मैं सबसे कमजोर प्लेयर था। मेरे साथ गठबंधन करना बिना किसी शक के उसका सबसे अच्छा विकल्प था। एक रात क्योर से ड्रोन्स हॉर्ड की तरफ उड़े। ज़ॉम्बी किंग लियू रुयान को अपनी बाहों में लेकर सो रहा था।
उसकी तेज कीन हियरिंग ने तुरंत कुछ गड़बड़ भांप ली। वह तुरंत बिस्तर से उठा, लेकिन लियू रुयान को टकिन नहीं भूला। भारी मात्रा में क्योर आसमान से बर्फ के साथ मिलकर बरसने लगा। बर्फ के साथ मिलकर यह हर जगह फैल गया। जो ज़ॉम्बीज इस क्योर की चपेट में आए वे दर्द से चीखने लगे। एक एक करके वे खून में पिघल गए। ज़ॉम्बी किंग गुस्से से पागल हो गया। उसने नीचे छलांग लगा दी। उसकी हथेलियों से बीम्स ऑफ लाइट निकली जिन्होंने ड्रोन्स को चकनाचूर कर दिया। 128 खिलाड़ियों को लेकर हमला करने के लिए आगे बढ़ा। उसने ग्रेविटी पावर एक्टिवेट की और ज़ॉम्बी किंग को जमीन पर जोर से दबा दिया। ताकतवर ज़ॉम्बी किंग अपनी कलाई तक नहीं उठा पा रहा था। कई खिलाड़ी उस पर टूट पड़े। ज़ॉम्बी किंग के गले से एक दहाड़ निकली। अंधेरे में छिपे हुए ज़ॉम्बीज बंदरों की तरह खिलाड़ियों पर कूद पड़े। 128 ने फिर से अपनी ताकत का इस्तेमाल किया। ग्रेविटी की वजह से ऊंची इमारतें टूटकर गिर बोल्डर्स उन ज़ॉम्बीज पर आ गिरे। ज़ॉम्बी किंग भी उनके साथ ही दफन हो गया। 148 के चेहरे पर विक्टोरियस ग्रिन आ गई। ये पत्थर ज़ॉम्बी किंग के टुकड़े टुकड़े करने के लिए काफी थे। बैल्कनी पर खड़ी थी। अपना चेहरा ढकते हुए उसने एक चीख निकाली। 128 ने फ्लिक्ट। लियू रुयान के पैरों के टेरेस ढह गई। वह ऊंचाई से नीचे गिर पड़ी। उस ऊंचाई से गिरने का मतलब था पक्की मौत। एन मौके पर रबल से बाहर निकला और उसने लियू रुयान को पकड़ लिया। उसी समय उसके एक हाथ थ्रेड्स निकले जिन्होंने 128 को जकड़ लिया। 128 का चेहरा सदमे से पीला पड़ गया। उसे कभी नहीं पता था कि ज़ॉम्बी किंग के पास मूव भी है। ज़ॉम्बी किंग ने उसे धीरे से खींचा। 128 का शरीर तुरंत चकनाचूर हो गया। लेकिन ज़ॉम्बी किंग को इस बात का अंदाजा नहीं था कि 128 के शरीर पर क्योर लदा हुआ था। पैकेट्स फट गए और उसे पूरी तरह अपनी चपेट में ले लिया। लियू रुयान चिल्लाई, बेबसी से देखते हुए कि कैसे ज़ॉम्बी किंग खून के तालाब में पिघल रहा था। वह डर के मारे सुध बुध खो बैठी थी। यह जगह सच हेल बन चुकी थी। वह अपनी जान बचाने के लिए भागी, लेकिन जल्दी ही बर्फ में धंसकर गिर पड़ी। इस बार उसे बचाने वाला कोई नहीं था। किसी और के प्यार पर निर्भर पावर आखिरकार इतनी कमजोर थी कि वह काम नहीं आ सकी। वर्ल्ड चैट पर 12 और खिलाड़ियों ग्रे हो गए। मैंने अपनी नोटबुक में उनके नंबर एक एक करके काट दिए। जब मैं नंबर 128 पर पहुंचा तो उसके नाम के वीकनेस लिखी थी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। लो मैस वाली चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकता, जैसे ज़ॉम्बी किंग के सिल्क थ्रेड्स। इन्फॉर्मेशन गैप का इस्तेमाल करके ऐसी लड़ाइयां लड़ना पसंद है जिन्हें मैं कभी हार नहीं सकता। इस समय मेरे पास सिर्फ एक ही विरोधी बचा था। वांगतांग मिलिट्री को कंट्रोल कर रहा था। वह इस गेम को खत्म करने के लिए बेताब था। उसने मुझे वर्ल्ड कॉल्ड आउट। यह गेम हमेशा स्मार्ट पीपल के लिए ही था। मार्क, तुमने यहाँ तक पहुंचने में अच्छा खेला है, लेकिन हर गेम में एक हारने वाला होता है। खुद को अब भी मार लो और टॉर्चर से बख्श दूंगा। मुझे हमेशा से पता था कि तुम्हारे पास मर्सनरीज हैं, लेकिन वे मिलिट्री का मुकाबला नहीं कर सकते। तुम्हारे पास सिर्फ कुछ गंदा पैसा है, लेकिन मिसाइल्स, एयरक्राफ्ट कैरियर्स, मिलिट्री एयरक्राफ्ट हैं। जहां चाहे छिप जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। और मैंने चैट में उसे बस फ्लिप्ड हिम ऑफ। वांगतांग माइंड कंट्रोल बहुत ताकतवर था, लेकिन उसमें एक फेटल फ्लॉ थी। उसे अपनी शक्ति फेस टू फेस करना पड़ता था। जब तक मैं अपने अंडरग्राउंड बंकर में था, वह अपनी शक्ति से मुझे छू भी नहीं सकता था। लेकिन मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था। उसने फ्यूचर आइलैंड पर मिसाइलें दाग दी। फ्यूचर आइलैंड पर मिसाइलों की बारिश होने लगी। काफी देर बाद भी ऑफलाइन नहीं हुआ था। वांगतांग को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। मार्क, तुमने तो सच में एक बहुत ही मजबूत छिपने की जगह बना रखी है। तो ठीक है, मैं खुद आकर तुम्हें वहां से घसीट कर बाहर निकालूंगा। वह एयरक्राफ्ट कैरियर से वहां आ गया। एक एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए रीफ्स बिछाई थी। वे कोई मायने नहीं रखती थीं। जब वह फ्यूचर आइलैंड पर उतरा तो स्मोक से ढंका हुआ था। पहाड़ समतल हो गए थे। जमीन क्रेटर्स बन गए। डिफेंसेस मिट चुका था। उसने अंडरग्राउंड बंकर के खुले एंट्रेंस को देखा और ऐसे मुस्कुराया जैसे उसने मुझे पहले ही पकड़ लिया हो। उसने अपने आदमियों को आदेश दिया कि हैवी वेपन से उस प्रवेश द्वार पर हमला करें। कई बार भारी गोलाबारी के बाद दरवाजा उड़ गया और अंदर का रास्ता दिखाई देने लगा। मैंने तुरंत उसे एक वीडियो कॉल रिक्वेस्ट भेजी। उसने कॉल उठाया, बड़े ही घमंड से देखते हुए, और उस घने टनल में घूरते हुए बोला, मार्क, अब रहम की भीख मांगने का समय निकल चुका है। उसने अपना सिर हिलाकर अपने आदमियों को अंदर जाने का इशारा किया, यह सोचकर कि वे मुझे वहां से घसीट कर लाएंगे। वीडियो में मैंने बड़ी शांति से अपने पीछे एंडलेस कॉस्मोस की तरफ इशारा किया। तुम्हें किसने कहा कि मैं फ्यूचर आइलैंड पर हूँ? अपनी आंखें खोलो और देखो कि मैं असल में कहाँ हूँ। जैसे ही मेरी बात खत्म हुई, फ्यूचर आइलैंड पर न्यूक फट गया। प्लेयर 100 का ग्रे हो गया। सिस्टम से जीत की विक्ट्री ट्यून बजी। प्लेयर 99 को बधाई, सोल विनर है। आपने यह गेम पार क्लियर द गेम। वांगतांग के लिए एबिलिटी वाला खिलाड़ी काम करता था, जो फोटो एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स निकाल सकता था। यह एक बिल्कुल बेकार शक्ति थी, लेकिन वांगतांग को अच्छी तरह पता था कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। उसने मुझे कई वीडियो रिक्वेस्ट भेजी थी ताकि वह स्क्रीनशॉट लेकर मेरी लोकेशन ट्रैक कर सके, लेकिन मैंने कभी फोन नहीं उठाया। बाद में मैंने न्यू ईयर्स ईव पर उसे एक फोटो भेजी थी। उसने मन ही मन मुझे बेवकूफ कहा होगा, खुशी खुशी मेरी लोकेशन ट्रैक की होगी और इंतजार किया गैंग्स, ज़ॉम्बी किंग दोनों खत्म हो जाएं, ताकि वह आकर सब कुछ कब्जे में ले सके। और फिर उसने मुझे बम से उड़ाने का फैसला किया होगा। लेकिन मुझे कैसे पता नहीं होता कि उसके पास कौन से खिलाड़ी थे। वह फोटो जानबूझकर उसे फ्यूचर ल्यूर देकर बुलाने लीक की गई थी। फोटो भेजने के बाद मैं फ्यूचर आइलैंड से निकल गया था। सिस्टम ने रिवॉर्ड दिया था, वह था एक बार अपनी सारी सप्लाई के साथ पलक झपकते ही टेलीपोर्ट होने का मौका। बिल्कुल वैसे ही मुझे स्पेस स्टेशन पर टेलीपोर्ट कर दिया गया था, लेकिन सिस्टम ने मुझे वापस पृथ्वी पर जाने का कोई रास्ता नहीं दिया था। रिवॉर्ड का इस्तेमाल बिल्कुल अंत तक नहीं कर सकता था।